आज की फर्स्ट स्टोरी में हम देखेंगे कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो के Q1 रिजल्ट्स के बाद किस आईटी जायंट की एआई स्ट्रैटेजी सबसे स्ट्रांग दिख रही है। क्या फ्लिपकार्ट, जोमैटो और स्विगी के फूड डिलीवरी डोमिनेंस को खत्म कर पाएगा? और एनपीसीआई के नए यूपीआई मेटा फीचर से पेटीएम, भारत जैसे 7 मेजर फिनटेक ऐप्स टेंशन में क्यों हैं? और एंड में होगी ट्रेंडिंग न्यूज। एक दिन पहले ही रिपोर्ट्स आई कि अडानी ग्रुप अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकता है और अगले ही दिन कंपनी को ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया। अब क्या इस यू टर्न के पीछे इंडिगो और एयर इंडिया का ऑब्जेक्शन है? हाय, मैं हूं महर्षि, वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे। बिफोर वी बिगिन, अगर आपने अब तक अपस्टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज हिट दैट बटन ताकि आपसे हमारे डेली वीडियोस मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब नंबर्स तो मिक्स्ड रहे हैं बट एक इंटरेस्टिंग बात जरूर सामने आई है। एआई को लेकर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले जानते हैं ग्रोथ के मामले में हु इज द विनर। बिग फोर में से इन्फोसिस ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है, रिपोर्टिंग 1% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू इन द जून क्वार्टर। टीसीएस मॉडेस्ट रहा विद 0.4% और एचसीएल टेक एंड विप्रो ने सीक्वेंशियल डिक्लाइंस रिपोर्ट किए हैं। इनफैक्ट विप्रो ने तो यह भी कह दिया कि आने वाला क्वार्टर भी कमजोर रह सकता है। सो यस, डिमांड अनइवन बनी हुई है क्योंकि क्लाइंट्स अभी भी कॉशियसली स्पेंड कर रहे हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म रेवेन्यू स्लगिश इसलिए है क्योंकि क्लाइंट्स डिस्क्रिशनरी यानी नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग रोक कर बैठे हैं। बट अगर आप डील विंस को देखोगे तो पिक्चर ज्यादा हेल्दियर है। इन्फोसिस ने $3.6 बिलियन वर्थ ऑफ लार्ज डील साइन की। एचसीएल टेक ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एवर बुकिंग्स वाला क्वार्टर रिपोर्ट किया विद $2.4 बिलियन इन डील विंस। विप्रो की लार्ज डील्स भी इंप्रूव हुई है एंड टीसीएस की ऑर्डर बुक लास्ट क्वार्टर के मुकाबले सॉफ्टर रही बट उसने एक मार की एआई ट्रांसफॉर्मेशन डील भी जीती है। तो ये स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइंस बताती हैं कि क्लाइंट्स टेक बजट्स कट नहीं कर रहे हैं, बस रोल आउट स्लो हो रहा है और ये डील्स आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ का बेस बन सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट थीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनीज के रेवेन्यू में एआई का रोल सिग्निफिकेंटली दिखाई दिया है। इन्फोसिस ने बताया कि एआई सर्विसेज ने उनके क्वार्टरली रेवेन्यू का 8% कंट्रीब्यूट किया, जो कि रफली $417 मिलियन था। टीसीएस का एआई बिजनेस ऑलरेडी $2.6 बिलियन की एनुअलाइज्ड रेवेन्यू रन रेट पर पहुंच गया, जो कि उनके रेवेन्यू का रफली 8.5% है। एचसीएल टेक के एआई रेवेन्यू का हिस्सा 4.6% रहा इन देयर क्वार्टरली रेवेन्यू, जबकि लास्ट 12 मंथ्स में ये था एट 12.2%। अब विप्रो ने अपना एआई रेवेन्यू डिस्क्लोज तो नहीं किया बट उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके क्लाइंट्स अपना टेक्नोलॉजी बजट एआई इनिशिएटिव्स की तरफ रीलोकेट कर रहे हैं। मतलब साफ है, एआई अब सिर्फ एक बज़वर्ड या R&D एक्सपेंस नहीं रहा, ये डायरेक्ट बिलिंग टर्म बन चुका है। टेक स्पेंडिंग लेगेसी आईटी सर्विसेज से शिफ्ट होकर एआई लेड प्रोजेक्ट्स में जा रही हैं। बट यहीं से इन कंपनीज की स्ट्रैटेजीज अलग अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे इन्फोसिस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है। अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी कंपनी का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर बिजनेस में उतरने का प्लान नहीं है, बल्कि एचसीएल टेक का अप्रोच उल्टा है। उनको लगता है कि खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूट कैपेसिटी उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा। और टीसीएस तो अपना मैसिव गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर बना ही रहा है थ्रू इट्स सब्सिडियरी हाइपरवॉल्ट। नाउ दिस टेल्स यू कि इन्फोसिस एंड विप्रो एसेट लाइट रहकर सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग पर मार्जिन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि एचसीएल टेक और टीसीएस दोनों हार्डवेयर और कंप्यूट स्पेस में हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके फुल स्टैक कंट्रोल करना चाहते हैं। हायरिंग ट्रेंड्स भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हैं। एआई लेड जॉब लॉस के डर के बीच ना ही इन्फोसिस और ना ही टीसीएस ने अपनी हायरिंग स्लो की है। अब इस क्वार्टर में टीसीएस सबसे बड़ा रिक्रूटर रहा, एडिंग ओवर 9,000 एम्प्लॉइज इन जस्ट वन क्वार्टर एंड नियरली 14,000 कैंपस ग्रेजुएट्स। और वहीं पे इन्फोसिस ने 532 एम्प्लॉइज का रिडक्शन रिपोर्ट किया और उनका एट्रिशन बढ़ा टू 13%। बट इंटरेस्टिंगली वो इस फाइनेंशियल ईयर 20,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर करने की प्लानिंग में है। फर्स्ट क्वार्टर में 4,000 फ्रेशर्स की ऑनबोर्डिंग भी हो गई और विप्रो ने इस क्वार्टर 888 एम्प्लॉइज ऐड किए, जबकि एचसीएल टेक इकलौती ऐसी मेजर आईटी कंपनी रही जिसने अपनी वर्कफोर्स नोटेबली कम की बाय नियरली 3,000 एम्प्लॉइज। टीसीएस और इन्फोसिस की फ्रेशर्स की हेवी हायरिंग बताती है कि एआई टैलेंट रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि पिरामिड रीस्ट्रक्चरिंग करता है। मतलब सीनियर टैलेंट को रीस्किल किया जाता है और सस्ते फ्रेश टैलेंट से मार्जिन बैलेंस किए जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल इस जून क्वार्टर के क्या मायने हैं, ये तो क्लियर है कि ये क्वार्टर आईटी के लिए एक्सप्लोसिव ग्रोथ वाला नहीं रहा। ज्यादा फोकस पोजीशनिंग पर रहा, डिमांड पैची बनी हुई है, क्लाइंट्स की डिसीजन मेकिंग भी स्लो है और कंपनीज खुद को एआई के अराउंड रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब कंपटीशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए नहीं है, बल्कि नेक्स्ट डेकेड में ग्लोबल कंपनीज का प्रिफर्ड एआई ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनने के लिए है। तो Q1 के बाद आप किस आईटी कंपनी को सबसे स्ट्रांग मानते हो? पोस्ट कीजिए कमेंट्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। इंडिया की फूड डिलीवरी वॉर में अब एक ब्रांड न्यू प्लेयर की एंट्री हो रही है एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ स्पेक्यूलेशन फ्लिपकार्ट के सीईओ ने कंफर्म किया है कि कंपनी बस कुछ हफ्तों में ही अपना फूड डिलीवरी बिजनेस लॉन्च कर रही है। बट ये रोल आउट पूरे इंडिया में नहीं होने वाला। फ्लिपकार्ट पहले सिंगल सिटी पायलट के साथ स्टार्ट करेगा इन बेंगलुरु
वहाँ पे कस्टमर फीडबैक टेस्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर प्रोडक्ट रिफाइन होगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि उसे कैसे और कब स्केल करना है। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट ने अपना क्विक कॉमर्स बिजनेस मिनट्स भी कुछ ऐसे ही बिल्ड किया था। लॉन्च स्मॉल, इंप्रूव द प्रोडक्ट एंड देन स्केल लेटर। वैसे फूड डिलीवरी में एंट्री सुनने में रिस्की लग सकती है। आफ्टर ऑल ये वो मार्केट है जहां जोमैटो और स्विगी सालों से डोमिनेट कर रहे हैं और उनके सामने बाकी सारे ब्रांड्स जैसे उबर ईट्स, अमेजॉन फूड और ओला इवेंचुअली टिक भी नहीं पाए। तो ये सब जानते हुए भी व्हाई इज फ्लिपकार्ट जंपिंग इनटू द फायर? स्टैंडर्ड आंसर है ऐप एंगेजमेंट। थिंक अबाउट इट। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ना साल में 2-3 बार खरीदते हैं, फैशन में भी हर कुछ महीनों में, बट फूड, खाना तो हर रोज ऑर्डर होता है। और अगर फ्लिपकार्ट अपने यूजर्स को उनका ऐप हर महीने के बजाय हर रोज खोलने की आदत डाल देता है तो उनके लिए ग्रोसरीज, क्विक कॉमर्स, शॉपिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सब कुछ क्रॉस सेल करना ना काफ़ी ईजी हो जाएगा। बट एक सेकेंड, ये वही इकोसिस्टम वाला लॉजिक अमेजॉन के केस में तो नहीं चला। तो फिर फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी क्या है? फर्स्टली, फ्लिपकार्ट मिनट्स के एक्सपांशन के लिए फ्लिपकार्ट लास्ट माइल राइडर फ्लीट्स का नेटवर्क बना ही रहा है। वो इसे फूड डिलीवरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मूव एक डिफेंस मोड भी है। अब स्विगी और ब्लिंकिट इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और घर का सामान बेचने लगे हैं, जो कि फ्लिपकार्ट का कोर टर्फ है। इसलिए फ्लिपकार्ट भी फूड डिलीवरी करके एक डिफेंसिव काउंटर अटैक लॉन्च करना चाहता है। बट इंटरेस्टिंगली उसके लिए फ्लिपकार्ट खुद को फूड डिलीवरी के डिस्काउंट बैटल में नहीं फंसाना चाहता। अब सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति का कहना यह है कि कंपनी इनोवेशन और एक अलग तरह के कस्टमर एक्सपीरियंस के बेसिस पर कंपीट करेगी, ना कि लोअर प्राइसेस पर। अब ये इनोवेशन एग्जैक्टली क्या होगा, ये देखने के लिए हमें लॉन्च तक वेट करना होगा। बट वी कैन नॉट इग्नोर वन स्टार्क रियलिटी, एंड दैट इज फूड डिलीवरी इंडिया की सबसे मुश्किल इंटरनेट बिजनेसेस में से एक है। रेस्टोरेंट्स की ऑलरेडी जोमैटो एंड स्विगी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स है। कस्टमर्स को भी अब इन ऐप्स की आदत पड़ गई है। डिलीवरी इकोनॉमिक्स अभी भी काफ़ी कंपेटिटिव है और इसीलिए एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च करना काफ़ी नहीं होने वाला। फ्लिपकार्ट को रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स दोनों को स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होंगे टू मेक अ स्विच। सो द बिगर टेक अवे हियर इज फ्लिपकार्ट अपने मच अवेटेड आईपीओ से पहले अपने इकोसिस्टम को मजबूत बनाना चाहता है और कस्टमर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है। बट फॉर दैट इट नीड्स टू चैलेंज जोमैटो, स्विगीज डुओपोली। एंड क्या फ्लिपकार्ट ये सक्सेसफुली कर पाएगा? आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। सो लेट्स मूव टू द लास्ट स्टोरी ऑफ द डे। पेटीएम, क्रेड, नावी और भारत पे जैसे इंडिया के 7 सबसे बड़े फिनटेक जायंट्स ने अचानक एक साथ आकर एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ओवर यूपीआई मेटा। बट ये यूपीआई मेटा चेकआउट प्रोटोकॉल है क्या और क्यों इन बड़ी फिनटेक कंपनीज को इससे प्रॉब्लम हो रही है? आइए इस डिजिटल पेमेंट वॉर को डीकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई मेटा है क्या। एनपीसीआई एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसे यूपीआई मेटा या यूपीआई चेकआउट कहा जा रहा है। अब ये स्टैंडर्ड यूपीआई ऐप्स के ऊपर एक टोकनाइजेशन और डेटा स्टोरेज लेयर की तरह काम करेगा। इसे सिंपल वे में समझते हैं। आज जब आप किसी ऐप पर पेमेंट करते हैं तो स्क्रीन पर एक मेन्यू खुलता है जहां आप चूज कर सकते हैं कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या क्रेड में से किससे आपको पे करना है, राइट? लेकिन यूपीआई मेटा आने के बाद ये सिलेक्शन मेन्यू खत्म हो जाएगा। आप इनमें से किसी एक को अपना प्रिफर्ड यूपीआई हैंडल बनाकर सेव कर सकते हैं और हर बार पेमेंट करते वक्त ऐप रीडायरेक्ट ना होकर उसी पर 1 क्लिक चेकआउट कर लेगा। अब फिनटेक कंपनीज को इससे क्या दिक्कत है? देखो, ईटी की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेटीएम, क्रेड, नावी, सुपर मनी, कीवी, भारत पे और फैम पे, इन 7 बड़े प्लेयर्स ने एनपीसीआई को एक जॉइंट लेटर लिखकर इस फ्रेमवर्क पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उनके 3 बड़े ऑब्जेक्शंस हैं। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि कैसे जब आप किसी मर्चेंट ऐप पर पहली बार यूपीआई मेटा से साइन अप करेंगे तो आपका एक प्रिफर्ड यूपीआई ऐप परमानेंटली वहां डिफॉल्ट पेमेंट मेथड की तरह सेव हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप परचेस करेंगे, सिस्टम आपको बिना कोई ऑप्शन दिए सीधा उस सेव्ड ऐप के पिन स्क्रीन पर ले जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली एक बार जो डिफॉल्ट सेट हो गया, 90% लोग ना उसे बाद में चेंज नहीं करते। इसका मतलब जो बड़ी कंपनीज पहले से ही मार्केट लीडर हैं वो आपका डिफॉल्ट स्पॉट छीन लेंगी और बाकी छोटे या नए ऐप्स को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। अब दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो सोल्यूशन क्यों देना? कार्ड टोकनाइजेशन इसलिए लाया गया था क्योंकि 16 डिजिट कार्ड नंबर और सीवीवी बार बार एंटर करना मुश्किल था। लेकिन यूपीआई तो पहले से ही सीमलेस और पासवर्ड फ्री है। फिनटेक्स का कहना है कि एनपीसीआई ने ऐसा कोई डेटा प्रेजेंट ही नहीं किया जो ये दिखाए कि एग्जिस्टिंग यूपीआई चेकआउट फ्लो की वजह से कस्टमर ड्रॉप ऑफ्स हो रहे हैं। और तीसरा ऑब्जेक्शन ये है कि आज हर ट्रांजैक्शन पर ऐप्स बेटर सक्सेस रेट, रिवॉर्ड्स और यूजर एक्सपीरियंस के जरिए कंपीट करते हैं। डिफॉल्ट ऐप लॉक होने से ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अब तक यूपीआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है उसकी इकोसिस्टम न्यूट्रलिटी, जहां हर ऐप को हर सिंगल ट्रांजैक्शन पर कंपीट करने का मौका मिलता है। अगर यूपीआई मेटा बिना ब्रॉडर कंसल्टेशन के आ जाता है तो ये एनपीसीआई के ही उस पॉलिसी के खिलाफ चला जाएगा जहां वो मार्केट में किसी एक ऐप का डोमिनेंस नहीं चाहते हैं।
तो वैसे एज अ यूज़र आपकी क्या चॉइस है? एक डिफ़ॉल्ट यूपीआई ऐप सेट होना या फिर हर बार अपनी मर्जी से अपना पेमेंट ऐप चूज करना? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अब बढ़ते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी एंटरप्राइजेस ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है कि उसका एयरलाइन बिजनेस में एंटर करने का कोई प्लान नहीं है। कंपनी ने मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स को डिसमिस करते हुए ये कहा कि वो किसी एयरलाइन प्रपोजल को इवैल्यूएट भी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मीडिया रिपोर्ट्स में यह क्लेम किया गया था कि अडानी ग्रुप एयरलाइन बिजनेस एक्सप्लोर कर रहा है और इसके लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पर लगे ओनरशिप रिस्ट्रिक्शंस में चेंजेस की भी बात हो रही है। इन रिपोर्ट्स के बाद इंडिगो और एयर इंडिया ने भी रिपोर्टेडली गवर्नमेंट के सामने कंसर्न रेज किया, क्योंकि अडानी पहले ही इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स में से एक है। उनका कंसर्न ये है कि अगर एक ही ग्रुप एयरपोर्ट्स भी ऑपरेट करेगा और एयरलाइन भी चलाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल प्लेइंग फील्ड के इश्यूज खड़े हो सकते हैं। बट फिलहाल तो अडानी ने एयरलाइन लॉन्च के स्पेकुलेशन को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। अब इसका मतलब यह है कि ग्रुप का फोकस अभी भी एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट सिटीज और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है, ना कि पैसेंजर एयरलाइन ऑपरेशंस पर। तो ये थी आज की स्टोरीज। आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स फॉर मोर सच मार्केट अपडेट्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.